नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, ट्रंप को खुली चुनौती। अली खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी संभालेंगे कमान। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची, घिरे ट्रंप। ईरान जंग के बीच पुतिन का पावर शो। अलास्का के पास रूस के सैन्य विमान। ईरान बोला, ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ईरान की कर रहा है मदद। ईरान पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ, बोले स्विट्जरलैंड के रक्षा मंत्री। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया है। आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में हुई थी। इसके बाद ईरान की शक्तिशाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा खामेनी को उनका उत्तराधिकारी चुन लिया है। विश्लेषकों का मानना है यह फैसला ईरान की राजनीति में कट्टरपंथी नेतृत्व को और मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके नेतृत्व में ईरान का रुख अमेरिका और इजरायल के खिलाफ और ज्यादा सख्त हो सकता है। इसके साथ ही ईरान के भीतर भी कड़े नियंत्रण और विरोध पर सख्ती बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही मुश्तबा खामेनी को अस्वीकार बताया था, लेकिन ईरान में वही सुप्रीम लीडर बने हैं जिसको ट्रंप के लिए एक ईरान की चुनौती बताया जा रहा है। मुश्तबा खामेनी के चयन के बाद ट्रंप एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल ट्रंप ने पहले कहा था कि वो ही ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का नाम तय करेंगे, लेकिन अब फैसला कुछ और ही निकला है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी उम्र में युवा, ज्यादा सक्रिय और कड़े रुख वाले नेता माने जाते हैं। बताया जाता है कि उनके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से करीबी संबंध भी हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। ईरान से जुड़े हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जो करीब 4 साल में पहली बार हुआ है। कुछ समय के लिए कीमत $110 प्रति बैरल तक भी पहुंच गई थी। युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतें करीब 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका असर एशियाई शेयर बाजारों पर भी पड़ा है। जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में उछाल की बड़ी वजह हॉर्मुज जलद मरुमध्य का लगभग बंद होना है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल हर दिन गुजरता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि तेल की बढ़ी हुई कीमतें अस्थायी हैं और ये दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली छोटी कीमत है। हालांकि अमेरिका में ट्रंप की आलोचना भी शुरू हो गई है। आलोचकों का कहना है कि अब तेल की कीमत $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और ईरान में फिर एक खामेनी सत्ता में आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अमेरिका और इजरायल का ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बड़ी नाकामी यानी ऑपरेशन एपिक फेलियर में न बदल जाए। दुनिया का ध्यान जब ईरान और अमेरिका के तनाव पर है, ठीक उसी समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर की ओर यानी आर्कटिक क्षेत्र में अपनी चाल चल दी है। 4 मार्च को रूस के Tu-142 समुद्री गश्ती विमानों को अलास्का के हवाई रक्षा क्षेत्र के पास देखा गया। रूस की इस हरकत ने अमेरिकी और कनाडाई सुरक्षा बलों के बीच खलबली मचा दी। जवाब में अमेरिका ने तुरंत अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों F-22 रैप्टर और F-35A को आसमान में उतार दिया। कनाडा ने भी अपने CF-18 हॉर्नेट विमानों के साथ इस मिशन में साथ दिया। हालांकि रूसी विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन अमेरिका की सतर्कता और प्रतिक्रिया की गति को परख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब अमेरिका मध्य पूर्व में उलझा हुआ है, तब पुतिन उत्तर से दबाव बनाकर अमेरिका को 2 मोर्चों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल अमेरिका से जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। ये कोई राज नहीं है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी जारी रहेगा। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम मीट द प्रेस को दिए इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान और रूस के बीच बहुत अच्छी साझेदारी है और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग लंबे समय से चलता रहा है। दरअसल हाल ही में ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि अमेरिका के सैन्य अभियान के बीच रूस ईरान को खुफिया जानकारी देने में मदद कर रहा है। इन खबरों के बीच अब्बास अराक्ची का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस और ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ईरान की सरकार को मदद दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मदद की पूरी मात्रा अभी साफ नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुताबिक अब तक मिली जानकारी के अनुसार रूस ने ईरान को कुछ तरह की सहायता दी है। हालांकि जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अच्छी बात यह है कि ईरान अभी रूस को मिसाइल और कुछ दूसरे हथियार नहीं दे पा रहा है, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमलों में करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही है। बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के चौथे सत्र के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग यी ने कहा कि आने वाले 2 साल में ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत और चीन को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। वांग यी ने कहा कि अगर भारत और चीन मिलकर काम करें तो इससे ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को नई उम्मीद मिल सकती है। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा यह तनाव काफी बढ़ना ही नहीं चाहिए और मौजूद संघर्ष को तुरंत रोककर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वांग यी ने यह भी कहा कि सैन्य ताकत से इस संकट का समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया को ताकत के बल पर चलने वाले जंगल के कानून की ओर वापस नहीं जाना चाहिए। चीन ने यह भी साफ किया कि वो ईरान की सरकार को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश का विरोध करता है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों को लेकर यूरोप से भी सवाल उठने लगे हैं। स्विट्जरलैंड के रक्षा मंत्री मार्टिन फिस्टर ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। एक इंटरव्यू में मार्टिन फिस्टर ने कहा कि स्विट्जरलैंड की सरकार यानी फेडरल काउंसिल का मानना है कि ईरान पर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक कोई भी देश बिना अनुमति के किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता। सिर्फ आत्मरक्षा की स्थिति में ही ऐसा कदम उठाया जा सकता है। स्विस रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन है। यानी ईरान पर हमलों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान को लेकर अरब देशों को कड़ा संदेश दिया। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अरब देशों को अब ईरान के खिलाफ लड़ाई में खुलकर शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब अरब देश भी ईरान के हमलों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर ईरान का सामना करना चाहिए। ग्राहम ने साफ कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व में ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता। उन्होंने अरब सहयोगियों से कहा कि अगर उन्हें अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौता यानी ट्रीटी चाहिए तो उन्हें ईरान के खिलाफ कार्रवाई में साथ आना होगा। लिंडसे ग्राहम का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और अब तक कई अरब देश इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक नया विवाद सामने आया। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने दावा किया है कि ईरान ने कुछ अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लिया है। उनका आरोप है कि अमेरिका इन सैनिकों के पकड़े जाने की बात छिपाने के लिए उन्हें जंग में मारा गया बता रहा है। लारिजानी ने लिखा कि सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने अमेरिकी सैनिक पकड़े गए हैं और उन्हें कहां पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका ने ईरान के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी सेना की कमान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि ईरान का यह दावा झूठा और भ्रामक है। सऊदी अरब से एक दुखद खबर सामने आई है। एक सैन्य प्रोजेक्टाइल गिरने से एक भारतीय नागरिक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना सऊदी अरब के अल खारज इलाके में हुई, जहां रविवार को एक सैन्य प्रोजेक्टाइल गिर गया। सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक ये प्रोजेक्टाइल एक मेंटेनेंस और क्लीनिंग कंपनी के रिहायशी परिसर पर गिरा। इस हादसे में एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 12 बांग्लादेशी नागरिक घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू। संसद में आज हंगामे के आसार। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव हो सकता है पेश। मिडिल ईस्ट युद्ध पर संसद में चर्चा, जयशंकर देंगे जानकारी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और शुरुआत से ही माहौल गर्म रहने की संभावना है। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यह प्रस्ताव 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर के साथ दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई चलते समय पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। इस नोटिस के बाद ओम बिरला ने फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले पर फैसला होने के बाद ही वो दोबारा स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे।
हालांकि एनडीए के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए इस प्रस्ताव के पास होने की कोई संभावना नहीं है। इस बीच संसद में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध का मुद्दा भी उठ सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर जानकारी देंगे। यह संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ था और अब तेजी से बढ़ रहा है। उधर सरकार खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी नजर बनाए हुए है। बजट सत्र 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीबी नंद बोस ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पद से इस्तीफा देना उनका सोच समझकर लिया गया फैसला है। दरअसल 5 मार्च 2026 को सीबी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। अब सीबी आनंद बोस ने कहा कि इस्तीफा देने की असली वजह फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उनके मुताबिक सही समय आने पर ही इस बारे में बताया जाएगा। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें यह पद छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी को पता होता है कि मैच कब खत्म होता है, उसी तरह राजनीति और प्रशासन में भी सही समय पर पद छोड़ना जरूरी होता है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस इस्तीफे को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के दबाव में आनंद बोस को पद छोड़ना पड़ा। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा यह सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दार्जिलिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने गई थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की अहंकार वाली राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी और जनता जल्द इसका जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और संथाल समुदाय के लिए उन्होंने काफी काम किया है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया। ममता ने कहा कि राष्ट्रपति का बयान भाजपा की सलाह पर दिया गया है। उन्होंने मणिपुर में आदिवासियों के साथ कथित अत्याचार पर राष्ट्रपति की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार को आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी ज्वाइन कर ली। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद वहां मौजूद नहीं थे। निशांत कुमार की उम्र करीब 50 साल है और लंबे समय से उनके राजनीति में आने को लेकर चर्चा चल रही थी। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं, उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। रविवार को आए नतीजों के बाद आरएसपी अब नेपाल में सरकार बनाने की स्थिति में है। 35 साल के बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। उन्होंने झापा 5 सीट से नेपाल के 4 बार के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से हराया। चुनाव आयोग के मुताबिक बालेंद्र शाह को करीब 68,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि 74 साल के केपी शर्मा ओली को करीब 18,000 वोट ही मिले। इस तरह बालेंद्र शाह ने करीब 50,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। ये जीत नेपाल की पारंपरिक और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भरे हुए स्टेडियम में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच पर शुरू से ही पकड़ बनाए रखी और बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारत ने T20 वर्ल्ड कप का तीसरा खिताब अपने नाम कर लिया। अगर कुल वर्ल्ड कप की बात करें तो यह भारत का 5वां विश्व कप खिताब है। इसमें 2 वनडे वर्ल्ड कप और 3 T20 वर्ल्ड कप शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।